महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब से थोड़ी देर पहले इसका ऐलान किया। फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। धनंजय मुंडे एनसीपी कोटे से मंत्री थे। उन्हें अपनी कुर्सी सरपंच मर्डर केस में चार्जशीट दायर होने के बाद छोड़नी पड़ी है। इस चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के बेहद करीबी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बड़े नेता अजित पवार पार्टी के एक बड़े नेता बड़ा चेहरा धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल सरपंच के एक मर्डर केस के आरोपियों को लेकर जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला वो बेहद करीबी हैं धनंजय मुंडे के, जिसके बाद विपक्ष ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। आखिर में जब चार्जशीट दायर हुई उसके बाद दबाव बढ़ा और आखिर में अपना इस्तीफा धनंजय मुंडे ने सौंप दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे गवर्नर के पास भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि धनंजय मुंडे जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी कोटे से, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य मेरे साथ हैं, समीर भीसे भी मेरे साथ हैं। दिनेश, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, अब आगे की कार्रवाई क्या होने जा रही है? देखिए, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल जो है उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन इसके असर जो है वो सरकार पर होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार इस्तीफे की मांग उठ रही थी, लेकिन पूरी तरह से प्रयास किया गया एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से कि किसी तरह से धनंजय मुंडे इस्तीफा न दे। कई बार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से संकेत दिए गए कि कई बार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना जरूरी है, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन अंततः जब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिससे इस पूरे हत्याकांड की जो गंभीरता है वो नजर आ रही है, जितनी क्रूरता बरती गई है, उसके बाद अब जब बहुत ज्यादा दबाव हुआ तब जाकर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ेगा और अब मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर सदन में भी हंगामा होने वाला है। 11 बज चुके, कार्रवाई जो है सदन की वो शुरू हो चुकी है। विपक्ष इतने आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तस्वीरें भले ही अभी सामने आई हो इस पूरी वारदात की, लेकिन सरकार के पास ये तस्वीरें पहले से, क्योंकि जब जांच शुरू हुई सीआईडी को जांच दी गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं आरोपियों के पास से ये तस्वीरें, ये जो वीडियोस है वो प्राप्त हुए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। तो यानी सरकार को पहले से ही पता था कि इस तरह से जघन्य तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तब ऐसे में पहले क्यों नहीं धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया? और इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और कह रहा है कि धनंजय मुंडे के इस्तीफा लेने में जो देरी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में अब अन्य धनंजय मुंडे पर भले इस्तीफे से न रुके, बल्कि अगर उनकी इस पूरे मामले में किस तरीके देर भली हुई हो, लेकिन जांच में कोई चीज सदन में आज जब कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले इस्तीफा हो जाने से कहीं ना कहीं काफी राहत तो सरकार को मिल ही गया है। लेकिन जैसे ही ये इस्तीफा दिया गया उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया, आपको सुनाते हैं। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त धनंजय मुंडे के घर के बाहर है। समीर, फिलहाल धनंजय मुंडे का लोकेशन क्या है? क्या वो गए थे, खुद इस्तीफा दिया है या घर पर मौजूद हैं? अमित, इस वक्त सातपुड़ा उनका जो सरकारी निवास स्थान है वहीं पर धनंजय मुंडे हैं। उनके जो पीए थे प्रशांत जोशी, वो गए हैं इस्तीफा लेकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सागर निवास स्थान पर रहते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री ने खुद आज जाकर विधान भवन में इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अब उनका जो पोर्टफोलियो है वो किसे जाएगा। तकनीकी रूप से अगर कोई मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो वो विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास चला जाता है, लेकिन अब अजीत पवार के कोटे से एक पद जो है खाली हो जाता है। ऐसे में उस जगह पे किस नेता की नियुक्ति हो सकती है, किस नेता का चयन हो सकता है।
खासकर अभी ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में ये पॉलिटिक्स किस दिशा में ले जाती, क्योंकि कुल मिलाकर 2 महीने से भी ज्यादा जो है तो उसे मांग भरा भी हो रही जाएगा। थी कि लेकिन दिनेश, कहीं ना कहीं जो वक्त लगा है और जो विपक्ष जो लगातार हमले भी कर रहा था, उसकी वजह ये भी तो रही होगी ना कि सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर एक जो गठबंधन की राजनीति का दबाव होता है, उससे वो कैसे निकल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दरअसल धनंजय मुंडे लंबे समय से उस पूरे इलाके में काफी ज्यादा पावरफुल और अजीत पवार के काफी करीबी है। धनंजय मुंडे की अहमियत का या कद का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जब कुछ साल पहले जब विद्रोह हुआ था एनसीपी में, उस समय सबसे पहले समर्थन करने वाले अजीत पवार का धनंजय मुंडे ही थे और काफी ज्यादा मजबूत पकड़ उस पूरे बीड़ इलाके में रही है और काफी करीबी उनकी जो है अजीत पवार से है। ऐसे में इतने बड़े मंत्री का इस्तीफा तुरंत ले लेना आसान नहीं था। पूरा प्रयास जरूर किया गया एनसीपी की तरफ से, लेकिन डे 1 से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर सबूत मिलते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, इस्तीफा लिया जाएगा। और अब ये तस्वीरें साफ साफ बयां करी। और जो इस पूरे केस का मुख्य आरोपी है वाल्मीकि कराड़, उसे लेकर पब्लिकली धनंजय मुंडे कहा क्या करते थे कि वो मेरे बेहद करीबी है, मेरे बेहद खास है। ऐसे में अगर एक नेता जिस आरोपी को डिफेंड कर रहा है उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मिलते हैं तो नैतिकता का तकाजा यही था कि धनंजय मुंडे को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उनकी कुर्सी जो है मंत्री पद की वो बची रहे। लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल होगी, तस्वीरें सामने आ गई और बीड़ में जहां पर एक पूरा घटनाक्रम हुआ और उस बीड़ में धनंजय मुंडे एक छत्र राज करते, लेकिन अब वहां की जनता एक तरह से जो है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश था और उसी आक्रोश को देखते हुए मजबूरी में अब धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। और कहीं न कहीं रात को ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच जब बैठक हुई थी, उसी बैठक में तो दोनों तरफ ही थी, सीएम पर भी थी गठबंधन के दबाव की और दूसरी तरफ अजीत पवार पर जनता की। लेकिन दो चीजें अब सामने निकल कर आती है दिनेश। पहली चीज होती है कि अब किनको लाया जाएगा जो पद ये खाली हुआ है और एनसीपी कोटे से किसका नाम आ सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अजीत पवार अब किस तरह से धनंजय मुंडे को सेट करेंगे, क्योंकि वो बहुत करीबी है उनके। देखिए ये चूंकि अब ये कोटे की सीट जो है वो एनसीपी की है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि धनंजय मुंडे को अगर हटाया, अब वो चूंकि हट चुके हैं तो उनकी जगह पर एनसीपी के किसी बड़े नेता को एडजस्ट किया जा सकता है। छगन भुजबल मंत्री नहीं बनाए जाने से काफी ज्यादा नाराज थे, तो संभवतः उन्हें जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है धनंजय मुंडे की जगह पर, ये एक संभावना है। इसके अलावा अब धनंजय मुंडे को भले ही पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन अब उन्हें उन पर कार्रवाई, अन्य कार्य जो उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए, इस तरह की मांग जो है पीड़ित परिवार की ओर से की जा रही, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो ऐसे में बतौर विधायक वो अपने इलाके में काम करते रहे, विधानसभा में काम करते रहे और जो आरोप लगे हैं उन पर उन आरोपों को लेकर खुद धनंजय मुंडे सफाई दे, ताकि इस पूरे प्रकरण की वजह से पार्टी का जो नाम खराब हुआ है, साथ ही में सरकार की इमेज पर जो असर हुआ है, तो अब उस इम्पैक्ट को दूर करने की जिम्मेदारी भी धनंजय मुंडे पर है। तो फिलहाल प्रयास यही किया जाएगा अजीत पवार की तरफ से कि किसी भी तरह से जनता में जो आक्रोश है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। साथ ही में धनंजय मुंडे इस पूरे मामले पर मिलाकर दिनेश आप कह रहे हैं कि अब डैमेज कंट्रोल होगा धनंजय मुंडे की ओर से भी और साथ ही साथ अजीत पवार की ओर से भी। लेकिन समीर, क्या जो ये डैमेज कंट्रोल करना है वो खुद धनंजय मुंडे नहीं करना चाहेंगे कि क्या वो सदन में ना जाएं, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो जवाब ना दे जाके? बिल्कुल, सवाल तो अब कई उठ रहे हैं, क्योंकि धनंजय मुंडे जिस तरीके से लगातार उन पर दबाव बन रहा था कि इस्तीफा दे, उन्हें इस्तीफा देने के लिए वक्त लिया। अब जबकि चार्जशीट में वाल्मीकि कराड़ नंबर 1 का आरोपी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता देते हैं। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का बयान आ गया है और सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, पूरी फडणवीस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, यह आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है और सीधा निशाना साधा है सरकार के ऊपर। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है?
ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है। चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए। और सबसे अहम बात यही है कि जो भी उस फोटो में है, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जिन्होंने ये मर्डर किए, उसे पब्लिकली हैंग किया चाहिए। चलिए, वही धनंजय मुंडे हैं जो आदित्य ठाकरे यानी कि उनके जो पिता हैं उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान भी मंत्री रह चुके हैं महाविकास अघाड़ी में। समीर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब डैमेज कंट्रोल करना है। क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए धनंजय मुंडे सामने आएंगे? क्या वो सदन जाएंगे आज? बिल्कुल, धनंजय मुंडे जो है, फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है, शायद वो आज सदन न जाएं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था कि उनकी बोलने में उन्हें दिक्कत हो रही है और इसलिए वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कल ही उन्होंने जब वो सदन पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त अपनी शारीरिक दिक्कत का हवाला दिया था। ऐसे में बहुत ये बन जाता है कि वो शायद आज घर से बाहर न निकला, क्योंकि सातपुड़ा बंगला पे अभी भी वो है और किसी भी तरह की मुलाकात से उन्होंने इनकार कर दिया। आज सुबह से लोग उनसे जो मिलने आ रहे थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात नहीं की है। ऐसे में ये देखना होगा कि दिन भर में क्या घटनाक्रम होता है, लेकिन जो जिक्र चल रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो चुका है, ऐसे डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। इसका डैमेज हुआ है, उसे आने वाले समय में धनंजय मुंडे किस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो चुनाव क्षेत्र है, बीड़ है, जो परली से वो आते हैं, ऐसे में वहां पर लोगों के बीच में इमेज को फिर से बिल्टअप करना और साथ में जब वाल्मीकि करार के साथ उनका सीधा नाम जुड़ जाता है, जो खुद भी उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वाल्मीकि करार उनकी खासम खास है। ऐसे में वाल्मीकि करार नंबर 1 के आरोपी है संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में। ऐसे में अब तक जो वाल्मीकि करार जिस तेज गति से आगे बढ़े हैं, उसके में धनंजय मुंडे का कितना हाथ रहा है, धनंजय मुंडे ने उनको कितना सपोर्ट किया है, ये सारी चीजें आने वाले समय में शायद विपक्ष के हाथों में, और विपक्ष इसको बिल्कुल उसी मुद्दे पर उनको आने वाले समय में घेरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक धनंजय मुंडे के इस्तीफे से ये विपक्ष रुक जाने वाला नहीं है। आने वाले समय में कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है, इसके लिए भी विपक्ष आक्रामक जरूर रह सकता है। बिल्कुल समीर, और जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, दिनेश, जिस तरह से आदित्य ठाकरे पूरा मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन ये सियासत की आप कह सकते हैं विडंबना है कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार में धनंजय मुंडे भी सहयोगी थे, मंत्री थे, आज उनके ऊपर ही जिस तरह से हमलावर हैं, तो ये राजनीति तो चलेगी, लेकिन सरकार ने क्या तैयारी की है अपनी तरफ से जवाब देने के लिए? सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर चूंकि इस पूरे केस को लेकर धनंजय मुंडे के करीबी साथी रहे हैं, तो ऐसे में जब उनका रोल क्लियर हो गया है वाल्मीकि करार का और इस केस के नंबर 1 आरोपी, तो ऐसे में धनंजय मुंडे से इस्तीफा न सिर्फ लेकर वो रुकेंगे नहीं, बल्कि जिस जगह पर बीड़ जिले में जिस तरह का राजनीतिक गठजोड़ की मदद से लगातार वाल्मीकि कराड़ अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे थे, लूटमार क्या करते थे और अन्य तरह के जुर्म की वारदातों को अंजाम देते, तो अब उसके नेक्सस तक पहुंचने का प्रयास जो है वो अब वहां की स्थानीय पुलिस की तरफ से किया जाएगा। साथ ही में जो सियासी तौर पर जो डैमेज हो रहा है उसे भी किसी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। धनंजय मुंडे के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 20 सालों से लगातार वाल्मीकि कराड़ वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, कई सारे मामले उनके ऊपर दर्ज थे। बावजूद इसके चूंकि वो धनंजय मुंडे के करीबी थे, इसीलिए कभी भी कोई बड़ा एक्शन वाल्मीकि कराड़ पर नहीं लिया गया। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि एक ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जाएगा। उस पूरे इलाके में जितने भी जुर्म से जुड़े हुए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, वारदातों को अंजाम देते, उन सभी पर नकेल कसने के सख्त आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पॉलिटिकली जो डैमेज हुआ है उसे अपनी तरह से सियासी तौर से कंट्रोल करने का प्रयास सरकार अपने स्तर पर करेगी, लेकिन पब्लिक में जो इमेज खराब हुई है उस इमेज को संभालने का प्रयास जरूर अब सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल। और समीर, दूसरी बात है कि अजीत दादा पवार, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया और वो किस तरह से इस पूरे हालात को देख रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के सबसे बड़े चेहरा है, बड़े नेता है धनंजय? बिल्कुल, धनंजय मुंडे उनके पार्टी का बड़ा चेहरा है, क्योंकि वो जिस बंजारा समाज से आते हैं, खासकर ओबीसी चेहरा है पार्टी का। क्योंकि अगर हम बात करें छगन भुजबल के बाद अगर पार्टी में कोई बड़ा दूसरा चेहरा ओबीसी से आता है तो वो धनंजय मुंडे हैं, और उनकी अपनी पैठ है। हमेशा ही वो खासकर जिस तरीके से अजीत दादा पवार के साथ बाहर निकले
और वो लगातार उनके साथ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में अजीतदादा पवार के इस बयान को भी देखना बहुत लाजमी होगा कि जब उनसे पूछा गया था कि जिस तरीके से धनंजय मुंडे पर लगातार आरोप हो रहे हैं तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने जब अजीतदादा पवार ने भी एक समय में इस्तीफा दिया था और कई लोगों ने इस्तीफे की जब घटना रही है उसका हवाला दिया था, यानी जाहिर तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने धनंजय मुंडे को इशारा कर दिया था कि ये वक्त है कि आप आगे बढ़कर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर दें। लेकिन जब तक कि चार्जशीट में नाम नहीं आ गया तब तक उसके पहले तक उन्होंने धनंजय मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब जबकि वाल्मीकि कराड़ का नाम आ गया सामने तब जाके उनका इस्तीफा हुआ। उसके पहले भी की घटनाक्रम को हमको देखना पड़ेगा अमित, क्योंकि तकरीबन 2.5 घंटे बैठक अजीतदादा पवार के सरकारी निवास स्थान पर चली जहां खुद मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। इसीलिए ये फैसला बहुत आसानी से नहीं बल्कि बेहद मुश्किल से लिया गया है। कई बोलते हैं राजनीतिक जो घटनाक्रम है आने वाले समय में कई उसके रिपरकशंस हम जिसे कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये इस्तीफा जो है वो लिया गया है। सरकार के लिए बेहद मुश्किल रहा है और आने वाले समय में कई मुश्किलों को टालने के और लिए जिस तरह से समीर आप कह रहे हैं कि इसका आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा, लेकिन वो किस तरह से होता है वो भी हम भी देखेंगे कि आखिरकार किस तरफ अब ये पूरा करवट लेता है पूरा मामला। और सरकार ने तो बहरहाल इस्तीफा लेके अपने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत जरूर कर दी है।